गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियां दोस्तों, जैसा कि मेरी वीडियो की स्लाइड के अंदर देख सकते हो, ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां दोस्तों जो इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, विश्व बैंक के द्वारा एक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है वो जारी की गई है। तो उस रिपोर्ट की जो भी की फैक्ट वगैरह है वो अपन इस वीडियो की जो पहली स्लाइड है उसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरा, पैसा अधिनियम है, पैसा एक्ट, जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज है उसका विस्तार करने के लिए 1996 में एक्ट आया था। तो इस एक्ट की जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं वगैरह है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरी स्लाइड के अंदर दोस्तों, INS विशाखापट्टनम एक मिसाइल विध्वंसक पोत है दोस्तों, जो भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा नौसेना को सौंप दिया गया है। तो उसके बारे में, युद्धपोत के बारे में अपन जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों, पूरी हेरिटेज कॉरिडोर, ये उड़ीसा के जो जगन्नाथपुरी मंदिर है दोस्तों, उसको और ज़्यादा पर्यटक की दृष्टि से आकर्षित करने के लिए 800 करोड़ का एक पूरी हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो उसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में। उसकी जो भी 4 से 5 फैक्ट हैं दोस्तों वो आपको मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट के दोस्तों, एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है केरल के जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर, जिसका नाम है दोस्तों क्रिप्टोकेरिया मुथुवारियाना। ये मुथुआन जो जनजाति है दोस्तों केरला की, उस जाति के समान पे ये नई वृक्ष प्रजाति है, उसका नाम रखा गया है। तो इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। चाइना के द्वारा हाल ही के अंदर एक नया सैटेलाइट और लॉन्च किया गया है दोस्तों, जियोफेन 1103। ठीक है, जियोफेन 1103 सैटेलाइट है दोस्तों। तो इसके बारे में अपन जानेंगे, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों, ऑपरेशन संकल्प के बारे में जानेंगे। और लास्ट की स्लाइड के अंदर दोस्तों, ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे स्थित है, इस जो नेशनल पार्क है उसकी और कोई इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ वगैरह है तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के बारे में, और ये विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट का नाम है दोस्तों माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। ये रेमिटेंस से संबंधित रिपोर्ट है दोस्तों, कि जो प्रवासी वगैरह है वो अपने जो मातृ देश है उसमें जो भी अपनी इनकम वगैरह है उसको भेजते हैं रेमिटेंस के तौर पे। तो ये हर साल विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, भारत ने 2020 में कोविड महामारी के बावजूद भी भारत ने 83 बिलियन डॉलर रेमिटेंस प्राप्त हुआ था। कितना डॉलर दोस्तों? 83 बिलियन डॉलर। और ये विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। ठीक, भारत विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। 83 बिलियन डॉलर भारत को प्राप्त किए। हालांकि जो 2019 की तुलना के अंदर दोस्तों 0.2% है, वो कम है। 2019 के अंदर इसके तुलना ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ था, लेकिन 2020 के अंदर 0.2%, वो नए के बराबर थोड़ा सा कम हुआ है दोस्तों। लेकिन विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश इंडिया ही है, आप याद रखना। और ये कारण क्या था दोस्तों 0.2% कम हुआ है? क्योंकि UAE जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उससे रेमिटेंस वगैरह भारत का कम हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला इंडिया है। सेकंड नंबर पर चाइना आता है दोस्तों, और चाइना के द्वारा 59 बिलियन डॉलर वो रेमिटेंस प्राप्त होता है। इंडिया और चाइना के बीच में गैप देखिए आप रेमिटेंस के तौर पे, इंडिया को 83 बिलियन डॉलर, 83 बिलियन डॉलर, और इसको 59 बिलियन। और थर्ड नंबर पे दोस्तों मैक्सिको आता है। आप 3 टॉप कंट्री याद रखिए रेमिटेंस के मामले, सबसे ज़्यादा इंडिया, सेकंड नंबर पे चाइना, और थर्ड नंबर पर मैक्सिको वगैरह। उसके बाद भी दे रखिए दोस्तों कि मैक्सिको के बाद फिलीपींस को प्राप्त होता है, उसके बाद मिस्र को, और फिर पाकिस्तान को भी दोस्तों 26 अरब डॉलर के आसपास रेमिटेंस प्राप्त होता है। फ्रांस है उसको 24 अरब डॉलर, और बांग्लादेश है वो 21 अरब डॉलर। तो ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट थी, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और 3 ये रेमिटेंस से संबंधित रिपोर्ट है। और तीसरी बात ये याद रखनी कि 3 टॉप 3 कंट्रीज है, इंडिया, चाइना और मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन पैसा अधिनियम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है दोस्तों? अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, इसको लेके एक जनरल डिस्कशन हुआ था। तो अपन इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। इस एक्ट का नाम है दोस्तों
पैसा अधिनियम की फुल फॉर्म है दोस्तों पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार तक विधेयक, जो 1993 के अंदर 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें स्वशासन की स्थापना करने के लिए 73वां संविधान संशोधन आया था दोस्तों। लेकिन कुछ क्षेत्रों के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे पंचायत जो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज की व्यवस्था थी वो लागू नहीं हुई थी। और ये अनुसूचित क्षेत्रों में अलग से क्या है कि गवर्नमेंट ने जो पंचायती राज क्षेत्र से संबंधित उपबंध वगैरह है वो करने के लिए ये एक्ट लेके आया था। और ये कमेटी याद रखना दोस्तों, भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर पैसा अधिनियम तैयार किया गया था। कमेटी याद रखिए, भूरिया समिति, ठीक है दोस्तों। ये वर्तमान के अंदर 10 राज्य हैं दोस्तों, वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है। उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान, ये 10 राज्यों। नाम याद रखना जरूरी नहीं है दोस्तों, बस आप ये याद रखो कि देश के 10 राज्यों के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था है उसको विस्तार करने के लिए पैसा अधिनियम 1996 के अंदर भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर आया था, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दोस्तों कि जो भाग 9 के जो प्रोविजन वगैरह है जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था वो अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार किया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा दोस्तों, क्योंकि अनुसूचित जो जनजाति है उनकी दोस्तों संस्कृति वगैरह भी अलग होती है और उनकी स्वायत्तता, जो जनजातियों को अपना प्रशासन वगैरह है उसमें स्वायत्तता, उनको स्वशासन के लिए खुद करने के लिए दोस्तों और अपनी संस्कृति वगैरह है उसको संरक्षण करने के लिए उनके लिए एक अलग से प्रोविज़न किए गए थे दोस्तों। और जो पैसा अधिनियम है दोस्तों उसमें जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा दोस्तों प्रत्येक जो गांव वगैरह रहता है उसके जितने भी 18 वर्ष से ऊपर जो मतदाता सूची के अंदर लिस्टेड जो लोग होते हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। और ग्राम सभा को सभी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया है। जो पैसा अधिनियम है दोस्तों उसमें ग्राम सभा को स्ट्रॉन्ग किया गया है और सभी गतिविधियों का जो केंद्र है दोस्तों वो ग्राम सभा को बनाया गया है, ठीक है। ये पैसा अधिनियम तो दोस्तों, और मैं ग्राम सभा को क्या क्या पावर है मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि जो ग्राम सभा है दोस्तों उसको भूमि अधिग्रहण संबंधी, पुनर्वास से संबंधित और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार है। कोई भी गवर्नमेंट वगैरह है यदि भूमि अधिग्रहण कर रही है, कोई प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ग्राम सभा की अनुमति बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई पुनर्वास से संबंधित मामला हो गया, विस्थापित, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह है गवर्नमेंट सेटअप कर रही है, उससे जो भी प्रभावित लोग हैं उनका पुनर्वास हो गया, उनको उससे संबंधित सारी की सारी ग्राम सभा से परमिशन की आवश्यकता है। दूसरी बात, वो अपने जो आदिवासी समुदाय है उसकी संस्कृति और आस्था वगैरह है उसका संरक्षण करने का अधिकार है। जो लघु वन उत्पाद है उनका स्वामित्व का अधिकार ग्राम सभा को है। और स्थानीय के जो भी विवाद वगैरह है, कोर्ट वगैरह, कचहरी वगैरह, वो अपने जो जनजाति है, आदिवासी संस्कृति है, उसके जो भी रूल वगैरह है उसके हिसाब से स्थानीय जो भी विवाद वगैरह होते हैं वो समाधान करने का अधिकार ग्राम सभा को है। भूमि अलगाव, उनको भूमि वगैरह से अलग नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्या है कि बाज़ारों का जो ग्राम स्तर पर जितने भी मार्केट वगैरह लगते हैं उनसे उनके रूल वगैरह सारा कुछ उनका प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। शराब का उत्पादन हो गया, निषेध हो गया, शराब का उत्पादन हो गया, वितरण हो गया, उसका निषेध वगैरह सारा करने का अधिकार ग्राम सभा को है। और साहूकारों पर नियंत्रण, जो साहूकार वगैरह हैं जिनको जो ब्याज पर पैसे देते हैं उन पर भी नियंत्रण करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। और अनुसूचित क्षेत्र संबंधित और कोई जितनी भी अपनी जो भी जनजातियाँ वगैरह हैं, तो इस तरह क्या है कि जो ग्राम सभा है दोस्तों उसको पूरी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया है। और कोई भी गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट हो गया, कोई परियोजना वगैरह हो गई, कोई योजना के जो लाभार्थी वगैरह हो गए उनका चयन करना हो गया, वो सारा का सारा ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। तो ये पैसा अधिनियम था दोस्तों, क्यों लाया गया था, ताकि क्या है कि भाग 9 के जो पंचायती राज के जो भी प्रोविज़न वगैरह थे, ग्राम स्तर पे जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी वो अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर विस्तार के लिए 10 राज्यों के अंदर अनुसूचित क्षेत्र पड़ते हैं और वहाँ पे विस्तार के लिए ये पैसा अधिनियम आया था दोस्तों। अब INS विशाखापट्टनम के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है दोस्तों।
और INS जो विशाखापट्टनम है दोस्तों, एक मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है दोस्तों। और ये प्रोजेक्ट 15B के तहत मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के अंतर्गत महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा INS विशाखापट्टनम का निर्माण किया गया था। प्रोजेक्ट याद रखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट 15B के तहत। और प्रोजेक्ट 15B के तहत 2011 के अंदर इसको प्रोजेक्ट को अनुमति दी थी गवर्नमेंट ने। ये 35,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और इसके तहत विशाखापट्टनम जैसे 4 एक तो दे दिया कमीशन, और 4 दोस्तों मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और ये एक मिसाइल विध्वंस युद्धपोत है दोस्तों। और इस जो युद्धपोत है दोस्तों, इसको 7400 टन इसकी वहन क्षमता है दोस्तों। ये इतना वजन वगैरह लेके जा सकता है 7400। और इसकी जो प्रति घंटा रफ्तार है दोस्तों, वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार से INS विशाखापट्टनम है वो चल सकता है दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि दोस्तों, और खासियत आपको बताऊं तो, ये सतह से सतह हो गया, और सतह से हवा में मार सकने वाली की एक मिसाइल हो गया, जैसे ब्राक वगैरह 8 है वो इस युद्धपोत के अंदर तैनात है। और मध्यम हो गया, छोटी दूरी की कोई बंदूक पनडुब्बी रोधी रॉकेट हो गया, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचार प्रणाली सहित घातक हथियार हो गए, सारे सेंसरों वगैरह से जो एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त ये युद्धपोत है दोस्तों। और जितने भी मिसाइलें वगैरह हैं, जैसे ब्राक 8 इसके अंदर तैनात है। और जो परमाणु हमले को रोकने के लिए भी कहेगी ये युद्धपोत वगैरह, इसके अंदर रॉकेट वगैरह है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप एक तो प्रोजेक्ट याद रखिए दोस्तों, और एक मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है दोस्तों, और कौन से डॉकयार्ड के द्वारा बनाया जा रही है, ये 3 चीज़ आप याद रखिए दोस्तों। अब पूरी हेरिटेज कॉरिडोर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, कि कैसे जैसे करके जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिले, पर्यटन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो। और इसलिए 800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। और इसके अंदर लगभग 21 से 22 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो प्रोजेक्ट वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगन्नाथपुरी का मंदिर है दोस्तों। उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देता हूँ, कि जगन्नाथ जो पुरी का मंदिर है दोस्तों, ये उड़ीसा के जो तटवर्ती शहर पुरी नामक शहर के अंदर स्थित है। और ये एक महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिर है दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है दोस्तों, ये चीज़ याद रखो। दूसरी चीज़, इसका जो निर्माण है दोस्तों, वो 12वीं शताब्दी के अंदर कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 12वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। उसका पुनर्निर्माण भी एक भीम नामक शासक थे दोस्तों, उनके द्वारा किया गया था। और ये उड़ीसा के तटवर्ती शहर के अंदर है दोस्तों। जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है दोस्तों, उसको यमनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसको यमनिका तीर्थ के नाम से जाना जाता है, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा जगन्नाथपुरी के मंदिर को वाइट पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। वाइट पेगोडा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये जो हिंदू संस्कृति के अंदर 4 धाम तीर्थ है, उनमें से एक है। 4 धाम तीर्थ बद्रीनाथ हो गया, द्वारका हो गया, पुरी हो गया और रामेश्वरम, ये 4 हिंदू संस्कृति के दोस्तों धाम तीर्थ है। उनमें से एक पुरी भी शामिल है। रामेश्वरम हो गया, बद्रीनाथ हो गया, द्वारका हो गया, और चौथा पुरी। ये जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में था दोस्तों। इसका निर्माण किसने कराया था? 12वीं शताब्दी के अंदर। और ये इसको यमनिका तीर्थ, वाइट पेगोडा के नाम से जाना जाता है। एक वैष्णव मंदिर है, ये भी आप याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख लेते हैं दोस्तों, वन लाइनर करंट के तौर पे। सबसे पहले तो जो नई वृक्ष की प्रजाति है दोस्तों, उसके बारे में बता देता हूँ। क्रिप्टोकेरिया मथुवारियाना, ये नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है। केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोज की गई है दोस्तों। तो आप तो इतना याद रखो कि नई वृक्ष की प्रजाति है, वो कहाँ खोज की गई? केरल के अंदर। इसका नाम क्या है? क्रिप्टोकेरिया मथुवारियाना। और इसका जो नाम है दोस्तों, ये मथुआन जो जनजाति है, ये केरल के अंदर निवास करती है। केरल की प्रसिद्ध जनजाति है दोस्तों। और उसके नाम पर, उसके सम्मान के लिए इस वृक्ष का नाम क्रिप्टोकेरिया मथुवारियाना रखा गया। ठीक है दोस्तों, पर इसका नाम याद रखना। अब अगली जो वन लाइनर करंट के तौर पे बता देता हूँ दोस्तों, तो ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क है। ये थोड़ा सा ताडोबा हो गया दोस्तों। यहाँ पे ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क है, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर वाला एरिया है दोस्तों, ये वहाँ पे स्थित है। और
महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, यही है दोस्तों। ठीक है, ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, इसमें एक अंधेरी टाइगर रिजर्व भी सम्मिलित है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नेशनल पार्क याद रखना। इसके अलावा चाइना के द्वारा जियोफेन 1103 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये चीज़ याद रखो। बस मकसद ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए, बस इतना याद रखिए कि जियोफेन 1103 हाल ही के अंदर किस देश के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अब आपको ऑपरेशन संकल्प के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि ऑपरेशन जो संकल्प है दोस्तों, वो फारस की खाड़ी के अंदर जो व्यापार से संबंधित सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत 2019 के अंदर की गई थी। ये फारस की खाड़ी के अंदर जो भी भारतीय तेल के जो टैंकर वगैरह हैं और जो भी व्यापार वगैरह हो रहा है फारस की खाड़ी वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे टेंशन वगैरह थी ईरान और यूएसए की वजह से। टेंशन के माहौल के अंदर ये प्रोग्राम वगैरह भारतीय जो जहाज वगैरह है दोस्तों, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन संकल्प वगैरह स्टार्ट किया गया था दोस्तों। ये आज की महत्वपूर्ण जो सुर्खियाँ थी वो आपको मैंने डिटेल से बताया दोस्तों। और आपसे एक गुजारिश है दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने निजी दोस्त हैं उनको शेयर भी कीजिए। इसी के साथ बता देता हूँ दोस्तों, मैंने सैटरडे को डेली करंट क्विज शो स्टार्ट किया दोस्तों। शाम को रोज़ाना करंट अफेयर्स के 10 हिंदी के अंदर इम्पोर्टेंट जो भी क्विज वगैरह है वो आपके लिए लेके आने वाला हूँ दोस्तों। 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद सभी को।